आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। मुक्केबाज निकोलस जरीन ने आज कहा कि लंबे ब्रेक के बाद इस साल में 4 से 14 सितंबर तक यूके के लिवरपूल में होने वाली इस विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रही हूं। इसलिए मैं भारत का प्रतिनिधित्व करने और देश को गौरवान्वित करने के लिए उत्सुक हूं। पेरिस के बाद यह मेरी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी जहां मैं भारत का प्रतिनिधित्व करूंगी। मैं कड़ी मेहनत कर रही हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं पदक जीत कर लौटूंगी। NMDC हैदराबाद मैराथन का 14वां संस्करण इस साल होने जा रहा है। मैं इस आयोजन के लिए बहुत उत्साहित हूं और इसका बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। और आज टी शर्ट अनावरण समारोह में मैं यहां थी और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि पिछले साल इसमें 24,000 प्रतिभागी थे और इस साल 28,000 लोग भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि हर साल संख्या बढ़ रही है और लोग एक सक्रिय जीवन शैली के महत्व को समझ रहे हैं। इसलिए मैं इस आयोजन का हिस्सा बनकर और इसका चेहरा बनकर बहुत खुश हूँ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने तेलंगाना सरकार के पिछड़ा वर्ग यानी BC घोषणा को मुस्लिम घोषणा करार दिया। कुमार ने आरोप लगाया कि घोषणा पत्र में पिछड़े वर्गों के लोगों को नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी गई है। करीमनगर में एक अस्पताल के उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पिछड़े वर्ग के लोगों को 5% आरक्षण देकर मूर्ख बना रही है। पिछड़े वर्ग के लोगों को पहले से ही 27% आरक्षण प्राप्त है और अगर मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण हटा दिया जाए तो पिछड़े वर्गों के पास 5% ही बचेगा। वहीं आगे कुमार ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक को रोकने का संकल्प लिया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हिंदुओं का मजाक उड़ाने और हिंदू धर्म को खतरे में डालने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक में मुसलमानों को शामिल नहीं किया जाता है तो उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। वहीं आगे कुमार ने यह भी दावा किया कि अगर हम इस विधेयक को यही नहीं रोकेंगे तो यह पूरे भारत में एक मिसाल बन जाएगा। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ BRS विधायक T हरीश राव ने सिंघासी इंडस्ट्रीज हादसे से निपटने में कांग्रेस सरकार के अमानवीय रवैये पर निशाना साधा। इस हादसे में 1 महीने पहले 54 लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने मृतकों के लिए तत्काल अनुग्रह राशि और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। ऐसा न होने पर BRS पीड़ितों को न्याय मिलने तक सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा मृतकों के लिए 1 करोड़ रुपए और घायलों के लिए 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा के बावजूद पीड़ितों को आज तक कोई राशि नहीं मिली। उन्होंने कहा 8 परिवार अभी भी अपने प्रियजनों के शवों का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर हताहतों की संख्या और दुर्घटना के कारणों का विवरण छिपाने का आरोप लगाया। वही आज पीड़िता परिवारों द्वारा उनके आवास पर मुलाकात के बाद हरीश राव ने संगारेड्डी कलेक्ट्रेट तक एक विरोध रैली का नेतृत्व किया और अतिरिक्त कलेक्टर से मुलाकात की तथा यह मांग की है कि शवों को सौंप दिया जाए और बिना देरी के मुआवजा दिया जाए। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री ने संदेह जताया कि राज्य सरकार सिंघासी इंडस्ट्रीज के प्रबंधन को बचाने की कोशिश कर रही है। कंपनी द्वारा बार बार दी गई सुरक्षा चेतावनियों की अनदेखी करने की शिकायतों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दुर्घटना को रोकने में लापरवाही और पीड़ितों की मदद में लापरवाही के लिए प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने खम्मम और भद्राद्री कोडागुनेम जिलों के अधिकारियों से एक ग्राम पंचायत को पायलट परियोजना के रूप में चुनने को कहा ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि पिछले 10 वर्षों में कितने पौधे लगाए गए, वृक्षारोपण और संरक्षण पर कितनी राशि खर्च की गई, कितने पौधे बचे हैं तथा शेष को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं। उन्होंने अधिकारियों को वन महोत्सव के अंतर्गत पौधारोपण करने के निर्देश दिए जो लोगों के लिए उपयोगी होगा। उन्होंने राजस्व मंत्री पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी, कृषि मंत्री तुमल्ला नागेश्वर राव, प्रभारी मंत्री वकाती श्रीहरि, खम्मम क्षेत्र के सांसदों और विधायकों के साथ अधिकारियों के साथ मौजूदा बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। भट्टी ने कहा कि गोदावरी नदी में जलस्तर सामान्य है और कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से लोगों और उनकी संपत्तियों को किसी भी आपात स्थिति से बचाने के लिए बचाव और राहत उपाय करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से लाइफ जैकेट तैयार रखने को कहा और बाढ़ नियंत्रण कक्ष को मानसून के अंत तक खुला रखने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य में यूरिया की कोई कमी नहीं है। गोशामहल विधायक टी राजा सिंह ने उन खबरों को जोरदार खंडन किया है कि वह बीजेपी में फिर से शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी से उनका इस्तीफा एक सोचा समझा फैसला है।
उन्होंने उन दावों का भी खंडन किया जिसमें कहा जा रहा था कि उन्होंने अपनी वापसी के लिए कार्यकर्ताओं की एक टीम राज्य पार्टी कार्यालय भेजी थी। राय सिंह ने जोर देकर कहा कि मेरे इस्तीफे के पीछे कोई साजिश नहीं है। मैं पार्टी नेतृत्व को उन लोगों के बारे में बताना चाह रहा था जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए अपनी जान कुर्बान की है। विधायक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फोन कॉल की अटकलों पर भी बात की। उन्होंने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे फ़ोन नहीं किया है। मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं हूं कि वो मुझे फ़ोन करें। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि कोई आपत्ति नहीं है। मेरा मानना है कि आपको पाकिस्तान के साथ हर टूर्नामेंट खेलना चाहिए, सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट नहीं। अगर आप खेलते हैं तो हर टूर्नामेंट खेले, वरना ना खेले। सरकार तय करेगी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। मुझे यकीन है कि वे बीसीसीआई से बात करेंगे और सरकार का फैसला अंतिम होगा। एक चौंकाने वाली घटना में हैदराबाद की एक महिला ने अपने 2 साल के बेटे को नलगोंडा बस स्टैंड पर छोड़ दिया और कथित तौर पर इंस्टाग्राम पर मिले एक व्यक्ति के साथ भाग गई। यह घटना बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैमरा में देखा गया कि इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई एक शख्स के साथ वो महिला निकल गई, जिसके बाद यात्रियों और आरटीसी कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर एक बच्चे को बेकाबू होकर रोते हुए पाया। चिंतित व्यक्तियों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर बच्चे को सुरक्षित किया तथा मां की तलाश शुरू की। जांच से पता चला कि महिला ने इंस्टाग्राम के जरिए नालगोंडा के एक युवक के साथ संबंध बनाए थे। मुलाकात करने के बाद वो अपने बेटे के साथ चली गई, लेकिन बाद में बच्चे को वहीं छोड़कर उस आदमी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर गायब हो गई। अधिकारियों ने महिला का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज देखी। कुछ ही घंटों में उन्होंने उसे और उस आदमी को ढूंढ निकाला। पूछताछ के दौरान उसने अपनी पहचान बताई, जिससे पुलिस ने उसके पति से बात की और बच्चों को सुरक्षित उसके पिता को सौंप दिया गया। मैसूर में ड्रग्स मामले में मुंबई पुलिस द्वारा की गई छापेमारी पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस ने किसी को पकड़ा है, या तो तस्कर या फिर उपयोगकर्ता। उन्होंने इसे मैसूर में ट्रेस किया है और जाहिर है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा है उसने बयान दिया है कि यह मैसूर से आया है और वे इसे ढूंढने आए थे और उन्हें पता चला है कि एक व्यक्ति या शायद कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। मैंने मैसूर कमिश्नरेट को बहुत सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही पूरे राज्य में अब हर एसपी को संवेदनशील बना दिया गया है और हर कमिश्नरेट को यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी चीज़ें न हो। संसद के चल रहे मानसून सत्र के छठे दिन यानी आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संकेत दिया कि आज उनके इस बहस में बोलने की संभावना नहीं है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना करने वाली लोकसभा बहस में भाग लेने के पार्टी नेतृत्व के अनुरोध को ठुकरा दिया है। आज पार्टी सूत्रों ने इस बात का दावा किया। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व ने ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस में भाग लेने के लिए शशि थरूर से संपर्क किया था। हालांकि शशि थरूर ने कथित तौर पर यह कहते हुए मना कर दिया कि वह ऑपरेशन को लेकर सरकार की आलोचना करने की पार्टी लाइन का पालन नहीं कर सकते। थरूर ने स्पष्ट किया है कि वह ऑपरेशन सिंदूर को एक सफलता मानते हैं और इस मामले पर उनका रुख अपरिवर्तित है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें सदन में बोलने का मौका मिला तो वह अपनी यही बात दोहराएंगे। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार विपक्ष के नेता उपनेता के कार्यालय ने थरूर से लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने के लिए संपर्क किया था। हालांकि थरूर ने कहा कि वह नहीं बोलेंगे, जो अब तक कहते आए हैं और उससे अलग नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सफल लगा और वह यही बात आगे भी कहेंगे। हालांकि उन्हें इस मुद्दे पर पार्टी के आलोचनात्मक रुख के साथ तालमेल बिठाने का निर्देश दिया गया था, इसलिए उन्होंने अंत बहस में बोलने से इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी और कथित जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले में 2 ननों सहित 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। वहीं इस मामले पर प्रियंका गांधी वाड्रा और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रियंका गांधी ने इस घटना को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताया, तो वहीं राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस का गुंडा राज बताया। इस मामले में प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि मैं 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर हुई दिल दहला देने वाली घटना की कड़ी निंदा करती हूँ। 2 ईसाई ननों सिस्टर वंदना और सिस्टर प्रीति को अन्य लोगों के साथ बिना किसी कानूनी आधार के और धर्मांतरण व मानव तस्करी के झूठे आरोपों में हिरासत में लेना अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक गंभीर हमला है।
यह कोई अकेला मामला नहीं है जब भाजपा शासन में अल्पसंख्यकों को व्यवस्थित रूप से परेशान और बदनाम किया जा रहा है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि भीड़तंत्र और सांप्रदायिक हमले की हमारे लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है, कानून का राज कायम होना चाहिए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।